तो आज हम एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। मैम के साथ एक क्लास होने वाली थी लेकिन अभी उसकी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो इस वजह से मैं ही थोड़ा सा ये वीडियो बना के आपको सेंड कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया लग जाए एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के बारे में, और हमारा प्रैक्टिकल जो है उसके अराउंड थोड़ा आइडिया आपको ज़्यादा हो जाए ताकि आप अपने वाइवा में कुछ ना कुछ समझ पाओ, बोल पाओ। ठीक है, तो क्या होता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी को समझने से पहले हमको सिस्टमैटिक अप्रोच के बारे में थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि ये होता क्या है बेसिकली। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम वो होता है जिसके अंदर सिमेट्री होती है, ठीक है ना। कोई चीज़ बनी हुई है, अगर कोई स्क्वायर है तो वो एक सिस्टम है। हम कई बार कंप्यूटर को सिस्टम कहते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा सिस्टम सिस्टम बंद कर दिया, या फिर सिस्टम सिस्टम से काम कर लो, सिस्टम से निकाल लो। बहुत बार ऑफिस में कंप्यूटर को सिस्टम कह के बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर एक 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 मशीन है जिसके अंदर हर एक चीज़ का अपना एक वर्किंग प्रिंसिपल होता है। उसमें कुछ उल्टा सीधा नहीं है कि ऐसा नहीं होगा कि कभी सीपीयू रैम का काम कर रहा है, मॉनिटर कभी ग्राफिक कार्ड का काम कर रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। जो जिसका काम है वो वही करेगा और स्टेप बाय स्टेप मैनर में करेगा, इसे कहते हैं सिस्टम। तो वैसा ही होता है सिस्टमेटिक अप्रोच, जिसके अंदर एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है, ठीक है, एक मेथड मेथड फॉलो होता है, ऑर्गेनाइज्ड वे होती है चीज़ों को करने का, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलती हैं। उससे होता क्या है, जब किसी चीज़ का वेल डिफाइंड प्रोसेस होता है तो उससे एक्यूरेसी बढ़ती है, भरोसा बढ़ता है, प्रोसेस में भरोसा बढ़ता है। आप कभी भी जाते हो, फॉर एग्जांपल आप आधार कार्ड बनाने गए, वहाँ पे आपको जाते हैं, वहाँ पे इंक्वायरी करते हैं, उसके बाद कहते हैं भाई इस लाइन में लगो, इस लाइन में लगने के बाद ये फॉर्म भरना है, उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके वो दूसरे क्लर्क को दे के आना। तो ये एक सिस्टम फॉलो होता है और ऐसा ही होगा हमेशा जब भी आप आधार कार्ड बनाए जाएंगे। सिमिलरली जब आप कार सीखने जाते हैं तो इंस्ट्रक्टर आपको एक सिस्टम बताता है, एक एक प्रोसेस बताता है जिसके थ्रू आप उसको सीखते हैं। तो उससे क्या होता है, एक तो एक्यूरेसी बढ़ती है, रिलायबिलिटी बढ़ती है, और आप चीज़ों को जल्दी सीखते हैं। आपके माइंड के अंदर जो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी हेल्प करता है वो, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो कर रहा है। उसमें प्लानिंग की जाती है, ठीक है, उसमें ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपके, क्लियरली डिफाइंड होते हैं। इसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक अप्रोच। अच्छा, ये काम कहाँ आती है? सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो होती है साइंटिफिक प्रोसीजर्स में, ठीक है। साइंटिफिक प्रोसीजर्स क्या होते हैं? वो प्रोसीजर्स होते हैं जो कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। उनके अंदर क्या फॉलो होता है? सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो होती है। हम क्या 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 चीज़ें करते हैं साइंटिफिक प्रोसीजर्स से? हम इन्वेस्टिगेट करते हैं नेचुरल फेनोमेना, नई नॉलेज को एक्वायर करते हैं। जैसे हमें हमारे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, हमने देखा था कि क्या रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेमोरी को इम्पैक्ट करता है या नहीं। तो हमने नई इन्फॉर्मेशन को एक्वायर किया थ्रू व्हाट? एक्सपेरिमेंटेशन। हमने ऑर्गेनाइज लिस्ट ली, हमने अनऑर्गेनाइज लिस्ट ली, हमने डिफरेंट तरीके के उसमें एक प्रोसेस फॉलो किया कि हम दिखाएंगे उसको, प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, फिर वो लर्न करेगा पार्टिसिपेंट, ठीक है, और लर्न करते करते सीखेगा और उसके उस रिप्रोड्यूस करेगा। उसके बाद हम रिजल्ट देखेंगे कि क्या हमको कोई नई नॉलेज मिली है, क्या हमको ये पता लगा है कि ऑर्गेनाइजेशन से कोई बेनिफिट है हमारी मेमोरी में या नहीं, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व प्रॉब्लम्स को भी हम ऐसे सॉल्व करते हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस में हमको अलगोरिदमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, वहाँ पे अलगोरिदम का यूज़ होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है वो भी, वहाँ पे भी हम इसी तरीके से चीज़ों को देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं साइंटिफिक प्रोसीजर के थ्रू। तो आपको थोड़ा सा सेंस बन गया होगा कि साइंटिफिक प्रोसीजर आखिर होता क्या है। इसके अंदर सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो होती है, प्लान्ड अप्रोच फॉलो होती है। इसके अंदर हम नई नॉलेज को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं थ्रू कॉज एंड इफेक्ट मेथड, थ्रू बेसिकली सीइंग कि इससे क्या, इससे यही होता है क्या, ऐसे करने से ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप फॉर एग्जांपल आप कार चलाते हैं तो उसके अंदर आप क्लच दबाएंगे, आप एक्सेलेरेटर दबाएंगे। अब कॉज एंड इफेक्ट आपको मालूम चल गया कि एक्सेलरेटर दबाने से कार की स्पीड बढ़ती है, ठीक है। और ये ऐसा ही रहेगा, हमेशा ऐसे ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप क्लच दबाएं तो वो एक्सेलरेट हो जाएगा कार। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल साइंटिफिक प्रोसीजर। जब अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें सनलाइट की, सनलाइट अगर किसी पेड़ पर, किसी पौधे पर, उसके लीव्स पर पड़ेगी तो वो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेंगे, जिससे आपको देखने को मिलेगा कि प्लांट प्लांट में ग्रोथ हो रही है। तो आपको मालूम चलेगा कि भाई कॉज क्या था, सनलाइट का पड़ना, इफेक्ट क्या था, प्लांट का बढ़ना, ग्रो होना। तो ये होता है कॉज एंड इफेक्ट, साइंटिफिक प्रोसीजर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। अब इन दो चीज़ों से मिलकर बनता है एक्सपेरिमेंट, ठीक है।
एक्सपेरिमेंट क्या करता है, एक साइंटिफिक प्रोसीजर फॉलो करता है। साइंटिफिक प्रोसीजर क्या होता है भाई? साइंटिफिक प्रोसीजर एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू किसी नतीजे पे पहुंचते हैं, कोई नई नॉलेज को एक्वायर करते हैं, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट एक साइंटिफिक प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं, एक हाइपोथेसिस होती है उसको टेस्ट करते हैं। क्या करने के लिए? टू डेमोन्स्ट्रेट अ नोन फैक्ट। उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? वेरिएबल्स इन्वॉल्व से, कंडीशंस होती हैं, आपने पढ़ा होगा इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। अभी ये थोड़ा सा आगे हम देखेंगे भी इस बारे में कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट होता क्या है। बेसिकली साइंटिफिक प्रोसीजर होता है एक्सपेरिमेंट, एक साइंटिफिक प्रोसीजर होता है। साइंटिफिक प्रोसीजर क्या होता है? साइंटिफिक प्रोसीजर एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम सिस्टमेटिक अप्रोच को फॉलो करते हैं और एक्वायर करने की कोशिश करते हैं नई नॉलेज बेसिकली, ठीक है। सिस्टमेटिक अप्रोच आपको पता है क्या होता है। नेक्स्ट कब? तो हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक एंटिसिपेशन है, आगे होने वाले फेनोमेनन को हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली गेसिंग गेम है। Researchers have whole lot of knowledge about various phenomena, whatever they study. For example, psychology or computer science or sociology. It could be anything, neurobiology. So they study various things and anticipate about a phenomenon that it may happen. ठीक है. Then they do their research. Then they see whether their guess, their anticipation is true or not. Basically it's a, that's why it's here is it's written that it's a educated guess. It's not a concrete statement, it's a guess. तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो भी हमने गैस किया है उसके अराउंड रिसर्च करके देखते हैं कि क्या वो ठीक था या नहीं। इसी को ही हाइपोथेसिस कहते हैं। किसी भी साइंटिफिक मेथड के अंदर हाइपोथेसिस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, राइट। उससे आपको मालूम चलता है कि आप करने क्या वाले हैं। हमारे ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने क्या हाइपोथेसिस रखी थी कि भाई ऑर्गेनाइज लिस्ट विल बी रिकॉल्ड फास्टर देन अनऑर्गेनाइज लिस्ट, राइट। उसमें आने वाले रेस्पॉन्सेस में क्लस्टर्स बनेंगे, ये हमारी हाइपोथेसिस थी और ऐसा ही हुआ। क्यों 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 हुआ ऐसा? क्योंकि हमने टुल्विंग का मॉडल पढ़ा था, हमने एटकिंसन एंड शिफ्रिन का मॉडल पढ़ा था कि उसके अंदर कहीं ना कहीं मेमोरी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन होती। देखो भाई, मेमोरी दिखती तो नहीं है बाहर से, यू कैन नॉट सी मेमोरी, लेकिन क्योंकि प्रीवियस रिसर्चेस हमें बता रही थी कि ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई इम्पैक्ट पड़ता है मेमोरी पे, तो इसलिए हमने हाइपोथेसिस रखी और हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट भी हुई। ऐसा भी हो सकता था कि वो रिजेक्ट हो जाए, हमको रिजेक्ट भी करनी पड़ती है कई बार जब हम जो हमने सोचा होता है वैसा नहीं होता, तो वो भी तो एक नॉलेज एक्वायर कर रहे हो आप। अगर ऐसा नहीं हुआ तब भी आपने न्यू नॉलेज एक्वायर करी, अगर वैसा ही हुआ तब भी आपने न्यू नॉलेज एक्वायर करी। तो साइंटिफिक मेथड का क्रक्स ये है कि हम लोग न्यू नॉलेज एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस से हमको और स्ट्रक्चर मिल जाता है कि अच्छा ऐसा हुआ। भाई आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ हाइपोथेसाइज करी कि सनलाइट से, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आपको ये नहीं पता था कि हाइपोथेसिस सनलाइट से इम्पैक्ट होती है, तो आपने पहले सनलाइट को प्लांट पे आने दिया 4 दिन के लिए, फिर हटा दिया, फिर देखा क्या चेंजेस हुए हैं प्लांट को। तो ऐसा देखने के बाद आपको ये मालूम चला कि भाई there is some kind of difference which is there in application and application of sunlight and removal of sunlight। तो आपको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप मालूम चला। इस तरीके से हाइपोथेसिस काम करता है, राइट। तो हाइपोथेसिस नेक्स्ट इज नाउ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सी हमने पहले भी देखा था कि इन एक्सपेरिमेंटल मेथड वी डू यूज सम काइंड ऑफ वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, कंट्रोल वेरिएबल्स, ठीक है। देखो जैसे इसमें लिखा ही है और आपको पता भी होगी ये बात कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता क्या है। तो बेसिकली कोई ऐसी चीज़ जिसको आप एक्सपेरिमेंट के दौरान
हिलाते डुलाते हो, मैनिपुलेट करते हो, उसको हम इंडिपेंडेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इंडिपेंडेंट? क्योंकि आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, इसलिए वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल, प्रीवियस एग्जाम्पल सनलाइट का दोबारा लेंगे। यू आर टेस्टिंग हाउ द अमाउंट ऑफ सनलाइट अफेक्ट्स प्लांट ग्रोथ। तो अब आपने प्लांट ग्रोथ को देखने के लिए सनलाइट को पहले अप्लाई किया, अप्लाई करके आपको मालूम चला क्या, तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका तो नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो साइंटिफिक मेथड के अंदर हमने देखा था कि वी हैव लॉट ऑफ वेरिएबल्स, नेमली इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, कंट्रोल, कंपाउंडिंग वेरिएबल्स। Because it's a systematic method, so it will use a structured approach, and in that structured approach we have this variables। variable अपने आप में क्या होता है भाई? वेरिएबल ऐसी कोई चीज़ को कहते हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा अपने इनिशियल स्कूलिंग ईयर्स में कि हम मैथमेटिक्स में वेरिएबल लेते हैं। पहले तो हम नंबर से बात करते हैं। in first, second, third standard we talk about numbers, that 1 plus 1 2, 12 divided by 2 is equal to 6, or bigger operations like 1000 divided by 10 is equal to 100. This sort of things we study in initial classes, first, second, third. Then we were introduced about variable। what is variable? variable क्या होता है? variable वो होता है जो चेंज होता है, वेरिएट होता है, वेरिएशन आता है इसमें, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग एग्जांपल ले लेते थे कि लेट एक्स बी दैट। फॉर एग्जांपल हमको किसी की एज कैलकुलेट करनी है तो हम उसको एक्स करके मान लेते थे, उसके बाद उसको आगे लेके चलते थे कि क्योंकि वो एक वेरिएबल है, वो कोई भी वैल्यू बाद में गेन कर सकता है, तो ये वेरिएबल होता है बेसिकली। और वेरिएबल को समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हमको 3 तरह के वेरिएबल को डिफाइन करना है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड कंट्रोल वेरिएबल। क्योंकि अब उसको वेरिएबल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं। जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम चेंज कर रहे हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से चेंज हो रहा है। तो वेरिएशन, वैरायटी, ये वर्ड्स का नाम आपने शायद सुना होगा इंग्लिश में भी। उसी तरीके से होता है वेरिएबल, इसी से रिलेट करते हुए होता है वेरिएबल जो चेंज होता है। अब नाउ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको हम लोग मैनिपुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान, राइट। इंडिपेंडेंट क्यों कहते हैं? मैनिपुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान, ठीक है। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट? बिकॉज इट्स अ फैक्टर दैट साइंटिस्ट कैन कंट्रोल इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंट बोलते ही इसलिए है क्योंकि इंडिपेंडेंटली कंट्रोल किया जा सकता है इसको, जबकि एक्सपेरिमेंट के दौरान डिपेंडेंट वेरिएबल को आप चेंज नहीं कर सकते, उसके ऊपर चेंज देखा जाता है और इसको चेंज किया जाता है, ठीक है। ये है इन दोनों में फ़र्क। और क्या? and in other word you purposefully change to see how it affects something else, but that something else is dependent variable। एग्जाम्पल लेंगे सनलाइट वाला। अब आप देख रहे हो कि टेस्ट कर रहे हो कि हाउ मच सनलाइट अफेक्ट द प्लांट ग्रोथ, तो आप सनलाइट को चेंज करोगे। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा कि वो कितना प्लांट पे जाना है, उसको कितना नहीं जाना, 4 दिन रखना है, 5 दिन रखना है, ये आप एज ए एक्सपेरिमेंटर चेंज करोगे, उसमें वेरिएशन लाओगे। ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम। अब इसके आगे शुरू होता है डिपेंडेंट वेरिएबल का काम। एडजस्ट करोगे आप सनलाइट को, ठीक है। अब क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल? ये क्या है? ये चेंज होता है इन रेस्पॉन्स टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको डिपेंडेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डिपेंड करता है किस पर? इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर ये डिपेंड करता है, राइट। तो इसलिए हम इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ये अफेक्ट होता है बाय द चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हमने पहले कौन सा एग्जांपल लिया था? सनलाइट का एग्जांपल लिया था हमने। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि अब वही मैंने पहले भी एग्जांपल लिया था कि जब हम सनलाइट प्लांट पे पड़ती है तो क्या प्लांट में कोई चेंजेस आ रहे हैं? हम ये लुकआउट करते हैं इन आवर एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, क्या हाइट बढ़ी है प्लांट की? क्या वो थोड़ा सा येलोइश हो रहा था उससे दोबारा ग्रीन हो गया है? क्या वो थोड़ा हेल्दी नज़र आ रहा है? तो हम किसका इफेक्ट देख रहे हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। क्या था इंडिपेंडेंट वेरिएबल?
सनलाइट थी, तो हमने उसका इफेक्ट देखा किस पर, प्लांट पर। जैसे कि ग्रोथ हो गई अगर प्लांट की, तो वो क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, बिकॉज इट डिपेंड्स हाउ मच सनलाइट दे रिसीव। और सनलाइट क्या थी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस तरीके से इन दोनों में रिलेशनशिप है। ठीक है। और अब क्या आ गया, अब आ गया हमारा कंट्रोल वेरिएबल्स। कंट्रोल वेरिएबल्स क्या होते हैं, कंट्रोल वेरिएबल आर थिंग्स यू कीप कांस्टेंट और अंडर कंट्रोल इन योर एक्सपेरिमेंट सो दैट यू कैन बी कॉन्फिडेंट दैट एनी चेंजेस यू सी आर बिकॉज ऑफ वन थिंग यू आर टेस्टिंग। तो बेसिकली हम अब कंट्रोल ग्रुप होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट में, कंट्रोल ग्रुप होता है, वो इसलिए रखा जाता है ताकि ये देख पाएँ कि बाकी चीज़ें कांस्टेंट हैं या नहीं। अगर उनके ऊपर कोई और एक्सटर्नल वेरिएबल्स जैसे कंफाउंडिंग वेरिएबल इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो ख़राब हो जाएगा। तो हमको क्या मेक श्योर करना है कि कंट्रोल वेरिएबल्स, तो क्या चीज़ मेक श्योर करते हैं, हमें मेक श्योर करते हैं कि जो भी हम चेंज करें वो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल के अराउंड ही चेंज होगा। अगर हम अगर हमारा कंट्रोल में भी कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड चेंजेस आ रहे हैं, मतलब ये है कि कंपाउंडिंग वेरिएबल बहुत ज़्यादा हैविली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं रिजल्ट्स को, इसलिए कंट्रोल वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल्स भी कहते हैं इसको। सिनोनिमस होता है कॉन्स्ट, जैसे मैम ने जब मैम आई थी, मैम ने हमको कांस्टेंट वेरिएबल्स पूछा था, तो वही है बेसिकली ये कांस्टेंट और अंडर कंट्रोल इन योर एक्सपेरिमेंट सो दैट यू कैन बी कॉन्फिडेंट दैट एनी चेंज यू सी आर बिकॉज ऑफ वन ऑफ द थिंग यू आर टेस्टिंग। ठीक है। एनी अदर एग्जाम्पल रिगार्डिंग कंट्रोल वेरिएबल्स, लेट्स टेक। हाँ, तो हमने जैसे हमारी ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में सारे ट्रायल्स दिन के एक टाइम पे लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रायल्स अलग अलग टाइम पे लेते, ऑर्गेनाइज के हमने ट्रायल ले लिए सुबह, और अनऑर्गेनाइज के ट्रायल ले लिए बिल्कुल रात को एकदम, जब जब सब्जेक्ट का सोने का टाइम है, तो उसमें क्या आ जाता, उसमें वेरिएशन आ जाता, उसमें कंट्रोल हमारा छूट जाता बेसिकली। ठीक है। इसी तरीके से बहुत ही कॉमन एग्जांपल होता है टेम्परेचर, कि उसको कांस्टेंट रखते हैं। वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, बिकॉज बिकॉज टेम्परेचर से एक्सपांशन होता है, थर्मल एक्सपांशन होता है। अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि थर्मल एक्सपांशंस होते हैं टेम्परेचर की वजह से, इसलिए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही रखा जाता है, उसको हम कंट्रोल करके रखते हैं। चीज़ों को कंट्रोल करके रखने को हम कंट्रोल वेरिएबल्स के अंदर देखते हैं। तो कंट्रोल वेरिएबल को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, और इसके ऊपर कुछ और एग्जांपल्स को हम देखने की कोशिश करते हैं कि कंट्रोल वेरिएबल्स क्या होते हैं। हमारे प्रेजेंट स्टडी के अंदर कुछ कंट्रोल वेरिएबल जो हमने रखे हैं वो क्या रखे हैं, ऑर्गेनाइज लिस्ट रखे हैं, नंबर ऑफ़ वर्ड्स हैं, ये हमारे कंट्रोल वेरिएबल्स हैं। तो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट रहे हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आया। हमने क्यों नहीं कोई चेंज इसमें किया, क्योंकि हमको हमको इनको कांस्टेंट रखना था, सो दैट पूरे एक्सपेरिमेंट में एक एक समानता देखी जा सके। ठीक है। हर एक एक्सपेरिमेंट में अलग अलग कंट्रोल वेरिएबल्स होते हैं। जैसे सनलाइट, जो हम सनलाइट और प्लांट वाला जो हमने एक्सपेरिमेंट लिया था, उसके अंदर टाइप ऑफ प्लांट और टेम्परेचर, ये सब चीज़ें कंट्रोल वेरिएबल में, कांस्टेंट वेरिएबल्स में देखी जा सकती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कई बार वो भी हम कंट्रोल में रखते हैं इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। नेक्स्ट थिंग इज confounding variable. Confounding variables is also important impediment in our experimental psychology. Why? Because अगर कोई अदर वेरिएबल है अदर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आपके रिजल्ट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, मतलब यह है कि आपकी स्टडी में इनवैलिड रिजल्ट्स आएंगे। इसलिए इसलिए हम कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को देखते हैं, उनके बारे में सोचते हैं कि क्या कोई कंफाउंडिंग वेरिएबल है या नहीं। बेसिकली दे आर स्नीकी ट्रबल मेकर्स इन आवर एक्सपेरिमेंट। एग्जाम्पल,
आप ये चेक कर रहे हो कि कॉफ़ी पीने से लोग बहुत ज़्यादा अलर्ट होते हैं, तो आप एक ग्रुप को देंगे कॉफ़ी और अनदर ग्रुप को कुछ और देंगे, देन यू मेजर दे हाउ अलर्ट दे आर। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि क्या क्या जिन लोगों पर आप टेस्टिंग कर रहे हो दो ग्रुप्स पर, क्या वो सही से सोए हैं पिछली रात को या फिर नहीं सोए? क्योंकि स्लीप क्वालिटी अलर्टनेस को बहुत ग्रेटर वे में इम्पैक्ट करती है। तो आपको उस वेरिएबल को, कि कोई कंफाउंडिंग वेरिएबल तो नहीं है, जैसे इस एग्जांपल में क्वालिटी ऑफ स्लीप ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स, तो सबको सबको सारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में, कौन से एक्सपेरिमेंट में, जिसमें हम कॉफ़ी का इम्पैक्ट देख रहे हैं अलर्टनेस पर, इस एक्सपेरिमेंट में आपको पहले ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि सब लोग पिछली रात को सही से सोए हैं। क्योंकि अगर कोई ढंग से नहीं सोया होगा तो आपको उसको कॉफ़ी पिलाओ या कुछ भी पिलाओ, वो उतना अलर्ट नहीं रह पाएगा, मतलब आपके रिजल्ट्स के अंदर कंफाउंडिंग इफेक्ट आएगा। मतलब ये है कि स्लीप क्वालिटी एक कंफाउंडिंग वेरिएबल है जिसको आपको देखना पड़ेगा। अगर आपने मिस कर दिया तो हो सकता है आपके रिजल्ट्स एक्यूरेट ना हो। confounding variables are basically other than something you want to basically see the influence on your results, it's other than independent variable। देखो किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर आप ये चाहते हो कि केवल केवल और केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही इम्पैक्ट दिखे डिपेंडेंट वेरिएबल पर। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हटकर भी किसी चीज़ का इम्पैक्ट नज़र आ रहा है आपको, तो फिर आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो इनएक्यूरेट होगा, इनवैलिड रिजल्ट्स आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दैट यू हैव टू मिनिमाइज और एलिमिनेट एनी कंफाउंडिंग वेरिएबल्स विच आर कमिंग इन योर एक्सपेरिमेंट एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई देम ऑल्सो। ठीक है। एंड द लास्ट थिंग आर advantages of experimental method। तो बेसिकली एडवांटेजेस क्या हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड के, कि आपके वेरिएबल्स पे कंट्रोल रहता है। हमने पहले कितना सब कुछ देखा कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को खुद से कंट्रोल कर पा रहे हैं और उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं। क्योंकि एक होता है नेचुरल फिनोमेना, एक होता है लैब फिनोमेना। लैब के अंदर आप चीज़ों को कंट्रोल कर पाते हो, तो आपको बार बार नेचुरल वर्ल्ड में जाकर उनको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लैब के अंदर आप बहुत सारी चीज़ों को कांस्टेंट रख सकते हो, बहुत सारी चीज़ों को खुद से कंट्रोल कर सकते हो, और लैब ही तो साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन की जननी है। तो लैब के अंदर क्या चीज़ है, लैब की खासियत क्या है, कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स खासियत है लैब की। तो ये खासियत है एक्सपेरिमेंटल मेथड की, क्योंकि आप चीज़ों को कंट्रोल कर पाते हो। रिप्लिकेबिलिटी, अब लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, आप चीज़ों को कंट्रोल कर पाए, कंट्रोल आपके हाथ में है, तो ये बाकी लोग भी इसको देख के ऐसा ही कुछ बार बार कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक कोई फिनोमेनन है जो नॉर्थ अमेरिका में ही देखा जाता है इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है। अब आपके पास नेचुरल एनवायरनमेंट तो है नहीं नॉर्थ अमेरिका का, तो इंडिया में उसको कैसे करोगे, प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम कोई चीज़ लैब के अंदर कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट लैब के अंदर कर रहे हैं, तो उसको रिप्लिकेट किया जा सकता है। इसलिए साइंटिफिक मेथड्स को रिप्लिकेट किया जा सकता है। ठीक है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है एडवांटेज, वो है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं हम किसी भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में, कॉज एंड इफेक्ट देखा जाता है। इससे ये हुआ उससे, अब जैसे कॉज एंड इफेक्ट क्या है, आप अच्छी तरह पढ़ाई करोगे आपके नंबर अच्छे आएंगे। ये है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ऐसा होगा ही होगा, जनरली होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप 2 घंटे पढ़ो तो आपके 80% आ जाएंगे, अगर आप 4 घंटे पढ़ोगे तो 90% आ जाएंगे। देखो ऐसा कोई एग्जैक्ट रिलेशन नहीं होता, लेकिन हाँ अगर आप ढंग से पढ़ाई करोगे, कंसेप्ट को ढंग से लर्न करते हुए चलोगे, तो आपके अच्छे मार्क्स ही आएंगे। ठीक है। इसी को हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे अगर आपने पानी रखा गैस पर और गैस चालू कर दी, तो वो पानी उड़ेगा ही उड़ेगा, कॉज एंड इफेक्ट। नीचे से हीट हो रही है, पानी ऊपर उड़ रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। तो इस फिनोमेनन के ऊपर तो किसी ने स्टडी किया होगा, इसको तो देखा होगा कि क्या ऐसा ही होता है, क्या हर बार ऐसा ही होता है, हर कंडीशन में ऐसा ही होता है। तो ये होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो
भाई एक्सपेरिमेंटल मेथड के डिसएडवांटेजेस भी हैं तो एडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है? आर्टिफिशियलिटी। आर्टिफिशियल नज़र आते हैं। क्यों नज़र आते हैं आर्टिफिशियल? क्योंकि कंट्रोल्ड होते हैं। नेचुरल फिनोमेन, नेचुरल सेटिंग में, नेचुरल एनवायरनमेंट में चीज़ें कंट्रोल नहीं की जा सकती, वहाँ पे ऑटोमेटिक चलती हैं। लैब के अंदर हम क्या करते हैं? चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने से क्या होता है? उसमें आर्टिफिशियलिटी आती है, क्योंकि हम तो नेचुरल फिनोमेन को स्टडी कर रहे हैं ना भाई। और अगर मेमोरी इज़ अ नेचुरल फिनोमेना, ह्यूमंस की मेमोरी लाखों सालों के एवोल्यूशन का रिजल्ट है, तो वो एक नेचुरल फिनोमेना हो गया। अब उसको लैब के अंदर टेस्ट कर रहे हो आप, नेचुरल एनवायरनमेंट में तो नहीं कर रहे हो। नेचुरल एनवायरनमेंट में ऐसा कर नहीं होता है, लेकिन हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि जो हमने लैब में किया होगा वो ही नेचुरल फिनोमेना में भी होता होगा, नेचुरल वर्ल्ड में भी होता होगा, राइट। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आर्टिफिशियलिटी भी होती है, कि एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स को आर्टिफिशियल कंट्रोल कहा जाता है। इथिकल कंसर्न्स हमने बहुत बार सुना है, न्यूज़ में भी आया है कि किस तरह जो हमारे जो गिनी पिग्स होते हैं एंड जैसे रैबिट्स होते हैं और यहाँ पे बाकी तरह के चूहे होते हैं, उन पे एक्सपेरिमेंट होते हैं, उनमें उन पर फार्मास्यूटिकल कंपनीज एक्सपेरिमेंट्स करती हैं, ट्रायल्स करती हैं, उसके बाद कोई दवाई फाइनली इंसानों के लिए अप्रूव होती है। तो उसमें देखो कितने ज़्यादा इथिकल कंसिडरेशंस आ रही हैं और कितनी ज़्यादा उसमें उन एनिमल्स को तकलीफ़ हो रही है। इवन इन कोविड-19 किसी ने ये कहा नहीं था, बेसिकली एक थ्योरी भी है कि जो लैब के एनिमल्स होते हैं जिनके ऊपर टेस्टिंग की हुई होती है, जो बेसिकली बैट्स बैट्स यानी चमगादड़, तो उनके ऊपर टेस्टिंग की गई और उसके बाद उनको वहाँ से निकाल करके मार्केट में, वेट मार्केट में बेच दिया गया था, उससे वो फैला था। तो ऐसी एक थ्योरी भी है। मतलब हाउ हाउ डेंजरस इट इज़, यू आर बेसिकली विटनेसिंग कि हाउ डेंजरस इट इज़ और हाउ हाउ क्रूअल इट इज़, राइट। तो एक्सपेरिमेंट्स में ऐसा हो जाता है कई बार, जैसे हमने मिलग्राम एक्सपेरिमेंट, अगर मैम पूछ लें कभी वाइवा में कि क्या कोई इथिकल कंसिडरेशंस हुई हैं साइकोलॉजिकल रिसर्च में भी, तो मिलग्राम एक्सपेरिमेंट्स का नाम बता सकता हूँ। एक बार मैं आपको बता देता हूँ मिलग्राम स्टडीज़ क्या हैं। जिनके पास साइकोलॉजी होगी उनको, उन्होंने तो कभी ना कभी इसके रिगार्डिंग सुना ही होगा, लेकिन मैं आपको एक बार यहाँ भी बता देता हूँ कि आखिर मिलग्राम एक्सपेरिमेंट होता क्या है। इथिकल कंसर्न्स एक्सपेरिमेंटल मेथड। हाँ, एक और चीज़ मिलग्राम एक्सपेरिमेंट से पहले कि एक्सपेरिमेंटल मेथड कॉस्टली होता है, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लद्दाख में या फिर कश्मीर में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, राइट, वहाँ पे आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अब आपको वही एक्सपेरिमेंट दिल्ली में करना है। दिल्ली में तो ठंड नहीं है इतनी, तो आपको आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, विच इज़ एक्सपेंसिव, ऑब्वियसली एक्सपेंसिव। और क्या चाहिए? वेल एस्टेब्लिश्ड लैब, ट्रेंड पर्सनल चाहिए। कई वो वेरिएबल्स में कुछ ना कुछ ऐसा ना कर दे जिससे जिससे रिजल्ट इन्फ्लुएंस हो जाए इन अ नेगेटिव वे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। सेकंड थिंग, कभी अगर मैम अगर या फिर वाइवा में आपसे ये पूछ लिया जाए कि कोई कोई एक्सपेरिमेंट है, ऐसा अनएथिकल एक्सपेरिमेंट हुआ था साइकोलॉजी में, तो हम मिलग्राम स्टडीज़ का नाम लेंगे। मिलग्राम स्टडीज़ बहुत ही ज़्यादा फेमस स्टडी है, जिसके जो बेसिकली ये पता करने के लिए हुई थी क्या ह्यूमंस किसी अथॉरिटी फिगर के अंडर आके किसी दूसरे ह्यूमन को तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं या नहीं। क्योंकि जिस तरह की चीज़ें हिटलर के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में हुई थी, वो सब ने वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा बेसिकली सरप्राइज़ कर दिया कि क्या इंसान, ह्यूमंस ऐसे भी हो सकते हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान दूसरे इंसान को इतनी ज़्यादा ग्रूसम ग्रूसम टॉर्चर कर पाए, करने के बारे में सोचे, क्या वो मना नहीं करेगा, क्या उसको डर नहीं लगेगा। तो इन सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए मिलग्राम स्टडीज़ हुई थी, जिसके अंदर हर चीज़ आर्टिफिशियल थी। यू कैन रीड इट अबाउट एंड ऑन द इंटरनेट। लेकिन क्रक्स यही है कि वो देखने के लिए किया गया था कि अंडर अथॉरिटी क्या हमेशा ऐसा होता है कि आप आप एक्ट करते हैं अदर देन वट यू इंडिविजुअली डू, और वट यू डू व्हेन यू आर नॉट अंडर एनी काइंड ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। जैसे